हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का 3rd पार्ट। और इसका ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आपको वीडियो का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रॉयटी। तो इसके दो सिस्टम होते हैं इंडिगो कल्टिवेशन के, निज और राइटी। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो जो प्लांटर्स होते हैं जो इंडिगो प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी खुद की ज़मीन होती है, वो उसको ख़रीद लेते हैं या फिर वो उसे किराए पे ले लेते हैं ज़मींदार से, और फिर इंडिगो को वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। द प्रॉब्लम्स विद निच कल्टिवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टिलाइज लैंड। इंडिगो जो है वो बहुत उपजाऊ ज़मीन पर ही उगाया जा सकता है, लेकिन इस कल्टीवेशन में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ ये कल्टीवेशन करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। तो फिर उस प्लॉट में इनका काम नहीं हो पाता है। उसके लिए इनको एक बड़ा लैंडस्केप को एक्वायर करना होता है। प्लांटर्स नीडेड लार्जर एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। तो प्लांटर्स को क्या ज़रूरत है, बड़ा एरिया चाहिए, और वो ये लोग इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है, छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फॉर्म? तो फिर ये लैंड जो है, इस तरीके का लैंड इन्हें कहाँ मिलेगा? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंडिगो फैक्ट्रीज होती है उसके आसपास का जो लैंड होता है लीज पर ले लेते हैं, और उसके बाद वहाँ के जितने भी किसान होते हैं उनको एविक्ट कर देते हैं। एविक्ट करना मतलब निकाल देते हैं। Cultivation on a large scale also required many plough and bullock. 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plough. तो जो निच कल्टीवेशन किया जाता था वो बड़े पैमाने पे करते थे अगर, तो उसके लिए बहुत सारे हलों की और बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा ज़मीन पर काम करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए इंडिगो का लगभग 2 प्लॉ यानी 2 हलों की ज़रूरत होती थी। दिस मीन दैट द प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लॉ। अब अगर 1000 बीघा ज़मीन पर वो अगर प्लांटिंग कर रहा है तो उसको कम से कम 2000 प्लॉ की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉ वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब हम प्लॉ पर इन्वेस्ट करें, उनको मेंटेन करके रखें। नॉर कुड सप्लाईज बी ईजली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लॉ एंड बुलॉक वर ईजी ऑन देयर राइस फील्ड अगेन एग्जैक्टली द एट द सेम टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम। अब वो जो क्या करते थे, वो चावल के खेतों में ही अपना काम करते थे, जो भी प्लॉ और बुलॉक यूज़ होता है वो क्यों जाके इंडिगो की प्लांटिंग में हेल्प करते। लेकिन यहाँ पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे, अभी भी उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी। Till the 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. तो 19वीं शताब्दी तक तो जो प्लांटर्स थे वो असंतुष्ट थे एरिया को निच कल्टिवेशन के दौरान उसको बढ़ाने में, फैलाने में। लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। और उनका जितनी भी ज़मीन का हिस्सा होता था उसके 1/4 भाग यानी 25% पे उनको इंडिगो प्रोड्यूस करना ही होता था। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटली मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रॉयल्टी सिस्टम। और जो बचा हुआ हिस्सा था वो रॉयल्टी सिस्टम के अंडर आ जाता था। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। तो जो रॉयट्स होते थे उनके अंडर ये रॉयल्टी सिस्टम किस प्रकार चलता था? द प्लांटर्स फोर्स द रॉयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी प्लांटर्स होते थे वो रॉयट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट्स को, मतलब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करा लेते थे, कि एग्रीमेंट हो जाता था। तो इस समय पर ये है जो गांव वाले होते थे, उनके जो गांव के जो मुखिया होते थे वो गांव वालों को प्रेशराइज करते थे और ये कहते थे कि आप जो भी ज़मीन आप इस्तेमाल करोगे उसमें आपको 25% जो है वो इंडिगो को कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो ये कमिटमेंट करवा लिया जाता था। जैसे कि सपोज़ इतना बड़ा लैंड है तो इसका 1/4 पार्ट में, इस पार्ट में आपको 25% पार्ट में इंडिगो कल्टीवेट करना ही होगा। फिर बाकी बचे हुए हिस्से में आप अपनी जो मर्जी आए खेती कर सकते हो, लेकिन 25% आपको इंडिगो ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल। तो जो प्लांटर्स थे वो सीड्स देते थे, ड्रिल देते थे, मतलब मशीन्स वगैरह देते थे, बीज देते थे, और कल्टिवेटर जो थे, जो भी खेती करते थे, वो सॉइल को प्रिपेयर करते थे, बीज बोते थे और बाद में फसल की देखभाल करते थे। तो देखिए ये 19th सेंचुरी में
हार्वेस्टिंग हो रही है, किसान हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो प्लांट्स के. हाउ वॉज द इंडिगो प्रोड्यूस्ड? इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रॉयट्स एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. जब ये जो फसल है वो प्लांटर्स को डिलीवर कर दी जाती थी हार्वेस्टिंग के बाद, तो एक नया लोन ले लिया जाता था. मतलब ये लोग जो हैं रॉयट्स जो थे वो एक नया लोन उनको दे दिया जाता था और ये साइकिल जो है चलती रहती थी. यानी कि पहले रॉयट्स लोन लेते थे और उसके बाद उस पर खेती करते थे और फिर इंडिगो की खेती करके वो प्लांटर्स को दे देते थे. उसके बाद फिर उस पर एक लोन ले लेते थे. पीजेंट हु वर इनिशिएटली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज. और जो भी पीजेंट थे इनका शुरुआत करते थे जो इसके लिए टेम्प्टेड होते थे लोन लेने के लिए, उनको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता था कि ये सिस्टम तो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो. क्योंकि जो भी इंडिगो वो उगाते थे उसके तो बहुत कम कीमत उनको मिलती थी. और जो साइकिल का जो लोन लेने का साइकिल है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता था. मतलब जैसे हमने लोन लिया और कोई चीज़ पे प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट करने के बाद उस लोन को चुका दिया तो हम लोन से बरी हो जाते हैं ना, मतलब हमारा लोन ख़त्म हो जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या था, इंडिगो से उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था कि वो जो लोन है वो चुका पाते. तो वो जो उनकी साइकिल थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. देयर वर अदर्स प्रॉब्लम टू, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस. अब इन जो प्लांटर्स थे वो कहते थे इंडिगो जो है वो बढ़िया फर्टाइल सॉइल में ही उगाओ, जहाँ पे चावल उगाते हो वहीं पर उगाओ क्योंकि वो जो सॉइल है वो अच्छी है. लेकिन इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली. लेकिन जो इंडिगो है उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं तो वो सॉइल को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड बी सोन द राइस. अब अगर वहाँ पर इंडिगो बो देते थे प्लांटर्स के कहने पर, जो कल्टीवेटर्स होते थे, तो एक बार अगर वहाँ पर इंडिगो उगा दो फिर वहाँ पर चावल की खेती करना मुश्किल था, नहीं हो सकती थी उसकी खेती. द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. अब क्या हुआ, ब्लू रेबेलियन का मतलब क्या होता है? ब्लू मतलब इंडिगो का रिबेलियन स्टार्ट हो गया और उसके बाद का बताया गया है. तो इंडिगो का जो रिबेलियन है, जो विद्रोह है, वो क्यों किया गया? इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रियॉर्ड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. अब 1859 में मार्च के समय में हज़ारों जो रॉयट्स थे उन्होंने, बंगाल के जो रॉयट्स थे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इंडिगो को उगाएंगे. एज द रेबेलियन स्प्रेड रॉयट्स रिफ्यूज टू पे रेंट एंड टू द प्लांटर्स. और ये विद्रोह के चलते रॉयट्स ने ये भी बात को इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है प्लांटर्स को रेंट देंगे. एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विथ शॉर्ट्स एंड स्पीयर्स बो एंड एरोज. और फिर उन्होंने हमला कर दिया इंडिगो फैक्ट्रीज पे तलवारों से, स्पीयर मतलब भालों से और तीर कमान से. वुमेन टर्न अप द फाइट विद पॉट्स एंड पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. और वुमेंस ने भी क्या किया, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए. उन्होंने अपने जो किचन के बर्तन है वही फेंक के लड़ना शुरू कर दिया. दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स सोशली बायकॉट. और जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सामाजिक तौर पर उनका बायकॉट कर दिया गया. एंड द गोमथाज एजेंट ऑफ प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के एजेंट थे हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप. अब जो भी पैसे कलेक्ट करने आते थे, जो गोमथाज थे, उनके जो एजेंट्स थे प्लांटर्स के, उनको जैसे ही वो पैसे कलेक्ट करने आते थे सारे जो विलेजर्स थे मिलकर उनकी पिटाई कर देते थे. रॉयट्स स्वॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स लेथियल्स. तो अब उन्होंने क्या किया, लेथियल्स क्या होते हैं? द लाठी यील्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स. तो प्लांटर्स जो थे वो अपनी रक्षा के लिए और अपने बात मनवाने के लिए लाठी लिए हुए स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर जो आदमी होते हैं वो रखते थे. मतलब जो बात नहीं मानता था उसको ज़बरदस्ती बात मनवाते थे. तो उन लोगों ने कसम खा ली रॉयट्स ने कि अब हम ना तो इनसे कोई पैसा एडवांस लेंगे इंडिगो बोने के लिए और ना ही हम इनकी बातों में आएंगे. जो लाठियाल्स को लेके ये लोग आते हैं तो हम इनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे. इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया. Why did Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? इन लोगों ने ऐसा डिसाइड क्यों किया, इन्होंने ऐसा निश्चय क्यों किया कि अब ये चुप नहीं रहेंगे? और इनको ये ताकत कहाँ से मिली?
क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव। अब जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो चुका था, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द रेबेलियन। लेकिन वाकई जिन पे अत्याचार होता था वो हमेशा जो है वो विद्रोह के लिए खड़े नहीं होते थे। दे डू सो ओनली एट टाइम्स। वो कभी कभी मतलब अपने हिसाब से अपने समय पर विद्रोह के लिए खड़े होते थे। In 1859, the Indigo riots felt that they had support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. अब 1859 में इंडिगो जो रॉयट्स थे उनको महसूस हुआ कि जो हमारे यहाँ के लोकल ज़मींदार हैं या फिर हमारे यहाँ के गांव के मुखिया हैं वो हमारे विद्रोह में हमारे साथ खड़े हैं। किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ। इन मैनी विलेज हेडमैन who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasant and fought pitched battles with the Lardials. अब जो गांव के हेडमैन थे उन्होंने भी फोर्सली मतलब जितने भी इंडिगो प्लांटर्स थे, पीजेंट थे, उनको फोर्सफुली कहा कि नहीं, जो भी कोई तुम्हारे खिलाफ आए तो उनसे लड़ो। तो उन्होंने बैटल के लिए उनको उकसाया। इन अदर प्लेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड द विलेज अर्जिंग द रॉयर्स एंड रेजिस्ट द प्लांटर्स। और फिर जो ज़मींदार थे वो भी गांव गए और उन्होंने मतलब ये चीज़ रॉयर्स को उकसाई कि भाई देखो जो भी प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लो, उनको रोको। दीज ज़मींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ प्लांटर्स। और ये जो ज़मींदार थे वो प्लांटर्स की जो पावर बढ़ रही थी उससे बहुत नाखुश थे और गुस्सा भी थे, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली प्लांटर्स ने उनकी ज़मीन जो है वो लंबी लीज पे ले ली थी। The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against planters. और जो इंडिगो पीजेंट थे उनको मतलब उन्होंने सोचा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करेगी स्ट्रगल करने में प्लांटर्स के खिलाफ। मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी हम रिबेल लेंगे तो उसके खिलाफ जो है वो जो गवर्नमेंट है हमको सपोर्ट करेगी। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरिड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन। अब जो रिवोल्ट हो गया था 1857 में, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ी चिंतित हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा रेबेलियन भी हो जाए। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट The lieutenant government toured the region in the winter of 1859. अब अगर ऐसी खबर फैला दी गई तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट थी वो टूर पर आई रीजन, मतलब उस क्षेत्र में जाड़े के समय में उस क्षेत्र में टूर करने आई, देखने आई, इंस्पेक्शन करने आई कि क्या वहाँ चल रहा है। द रॉयट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लीट। तो अब रॉयट्स को ऐसा लगने लगा, उनको देखकर ये लगा कि जो देखिए गवर्नमेंट जो है टूर के लिए आई है, मतलब यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आई है, तो उनको सिंपैथी मिल गई उसके अपने खिलाफ, मतलब कि उनको मतलब ये एक सिंपैथी मिल गई कि हाँ अब ये जो गवर्नमेंट है हमारे साथ है। व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट Ashley Eden issued the notice stating that Rhodes would not be compelled to एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर। तो अब उन लोगों को ये समझ में आ गया जो वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे कि बरसात के दिनों में जब वो आए तो एशले एडन ने ये चीज़ नोटिस देखी, मतलब नोट की कि जो भी इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रॉयट्स के खिलाफ जो हैं वो कंपेल नहीं कर सकते। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन। और ये ऐसा सुनने में आया कि ये जो शब्द हैं, ये जो कहा गया है, वो क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर करवाया है कि अब इंडिगो को उगाने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट। तो वो तो केवल समझाने की कोशिश कर रहे थे पीजेंट को, एंड कंट्रोल द एक्सप्लोजिव सिचुएशन। जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। बट हिज एक्शन वॉज रेड टू सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। लेकिन जो एक्शन था एडन का, उससे रेबेलियन जो था वो और बढ़ गया। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed through the Indigo district. They wrote of the misery and riots and tyranny of the planters and horror of the Indigo system. तो जो intellectuals थे वो कैलकाटा से आए और स्प्रेड मतलब ये जो विद्रोह है वो फैल रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मतलब जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर और उसके बारे में, और जो प्लांटर्स कर रहे थे उनके साथ, उसके बारे में, इंडिगो सिस्टम के बारे में लिखा। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. तो अब गवर्नमेंट ने चिंता जताई, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि विद्रोह के खिलाफ चिंता जताने की वजह से उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया प्लांटर्स
प्लांटर्स को और इंडिगो कमीशन बैठा दिया गया, इंक्वायरी बैठा दी गई इंडिगो प्रोडक्शन पे कि भाई ये सिस्टम में चल क्या रहा है, इसके बारे में पता करो कि किस तरह से प्लांटर्स जो हैं वो रियॉर्ड्स को परेशान कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, गलती किसकी है। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और कमीशन ने, जो इंडिगो कमीशन बैठाया गया था, उन्होंने प्लांटर्स को दोषी ठहराया एंड क्रिटिसाइज दैम फॉर द coercive methods they used with indigo cultivators, और उनकी आलोचना करी कि किस गलत तरीके से इंडिगो कल्टिवेटर्स को ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इंडिगो कल्टिवेट करना ही नहीं चाहते थे और ये लोग तो फोर्सफुली उनसे इंडिगो कल्टिवेट कराते थे, जिससे इंडिगो प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉफिट्स नहीं होता था रॉयर्ट्स को। द कमीशन आस्क्ड द रॉयर्ट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो उन्होंने इंडिगो कमीशन ने रॉयर्ट्स को बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि आप अगर करना चाहें ये इंडिगो का प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको मना भी कर सकते हैं फ्यूचर में। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, और अब रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो बंगाल में ख़त्म हो गया, एकदम से कोलैप्स हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन जो प्लांटर्स थे वो नहीं माने, उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो बिहार की तरफ मोड़ दिया। मतलब अब जो चीज़ें बंगाल में हो रही थी वहाँ पर रिवोल्ट होने के बाद प्लांटर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए बिहार की तरफ। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सेवरली अफेक्टेड। अब 19वीं शताब्दी में सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इनका जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा। बट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन ये लोग अभी भी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में सक्षम थे। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएटेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो जो बिहार के किसान थे उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया चंपारण, एंड इंडिगो कल्टिवेटर्स जो थे वो महात्मा गांधी के पास गए, उन्होंने मिले 1917 में, और उन्होंने चंपारण मूवमेंट के चलते इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट बोल दिया, मतलब एक उनके खिलाफ हो गए। तो ये तो लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।